दोस्तों नमस्कार, सभी लोगों का इस बायोलॉजी पॉडकास्ट में स्वागत है। और अभी तक की जितने भी वॉल्यूम आए हुए हैं सब रिवीजन बेस्ड थे और सभी में मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किया है। आज इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की और एवोल्यूशन की, और भी तमाम तरह के टॉपिक का रिवीजन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पिछले 1-2 दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो आज हम लोग यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। याद रखिएगा, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है वो 1990 में स्टार्ट हुआ था और ये 13 साल का प्रोजेक्ट था। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, इसीलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। कई सारे देश को शामिल होना पड़ा, बहुत बड़ा मनी इसमें, बहुत बड़ा जीडीपी यहाँ पर खर्च हुआ लोगों का, है ना। बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे। तो मैं बात करता हूँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ये 13 साल का प्रोजेक्ट था, कहने को 13 ईयर का प्रोजेक्ट है। 1990 से स्टार्ट हुआ और 2003 में जाकर ये ख़त्म हुआ था। इसमें सबसे पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है इन्वॉल्व थे। बाद में इसमें वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके भी ऐड हो गया था। मेजर कंट्री में कौन कौन थे? जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, ये सभी मेजर कंट्री में थे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। याद रखिए कि जो ह्यूमन जीनोम है उसमें टोटल 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं। सबको सीक्वेंस करना था तो बहुत पैसा खर्च हो रहा था। याद रखिए, इतने बेस पेयर्स हैं, कितने? 3 बिलियन, 3 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं। और हर एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने का जो खर्चा आ रहा था वो आ रहा था कितना? $3। हर एक बेस पेयर को मतलब कि सीक्वेंस करने का खर्चा इतना ज़्यादा था। टोटल $9 बिलियन की ज़रूरत थी। सोचिए, $9 बिलियन की ज़रूरत थी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसके पहले कोई भी प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया जाता है तो उसके गोल बनाए जाते हैं। तो इसके भी गोल बनाए गए, और इसके गोल बनाए गए कि हमको जितने भी टोटल जो जीन हैं, करीब 20 से 25 हज़ार जीन हैं। गोल बनाना अलग बात होती है, अचीवमेंट पाना अलग बात होती है। एक हम गोल बनाते हैं, दूसरा हम क्या अचीव करते हैं, इसमें फ़र्क होता है। ठीक है, तो सबसे पहले गोल बनाएगा कि जो भी 20 से 25 हज़ार जीन है ह्यूमन डीएनए में, उन सबको आइडेंटिफाई करना है। जितने भी केमिकल बेस पेयर्स हैं हमारे, 3 बिलियन है ना, उन सभी को क्या करना है? सीक्वेंस करना है। उनको हम लोग को डेटाबेस के फॉर्म में स्टोर करना है, डाटा एनालिसिस करनी है, उसका इम्प्रूवमेंट करना है, और जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं उसको डिफरेंट एरिया में ट्रांसफ़र करना है। और लास्ट में ध्यान रखना है ELSI का, यानी कि एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़ का भी ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसा एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज़ तो नहीं आ रहा है इस प्रोजेक्ट को करने में। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम तरह की ह्यूमन का सीक्वेंसिंग करने, जो ह्यूमन का सीक्वेंसिंग 2003 में कंप्लीट हो गया, उसके बाद भी तमाम तरह के नॉन ह्यूमन मॉडल को भी सीक्वेंस किया गया, जिसमें से प्लांट में, याद रखिएगा, प्लांट्स में राइस एंड अरेबिडोप्सिस का भी सीक्वेंसिंग किया गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर नाम मैं लेने जा रहा हूँ, वो है कैनेरोहेप्टाइटिस एलिगांस। कैनेरोहेप्टाइटिस एलिगांस ये क्या होता है? ये एक निमेटोड होता है जो कि नॉन पैथोजेनिक होता है, फ्री लिविंग होता है, पैरासिटिक नहीं होता। याद रखिएगा, ये क्या होता है? फ्री लिविंग, नॉन पैथोजेनिक, निमेटोड। 3 बातें याद रखिएगा। किसके बारे में याद रखना है आपको? कैनेरोहेप्टाइटिस एलिगांस के बारे में याद रखना है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कर क्यों रहे हैं? सीक्वेंसिंग की नीड क्या है? रोटी कपड़ा मकान की जो नीड होती है, जिस तरीके से बढ़ती जाती है, उसी तरीके से आदमी के रहने के लिए सीवर साफ़ होना चाहिए, एनवायरमेंटल रिमेडिएशन होना चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस होना चाहिए, एग्रीकल्चर में सुधार होना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए सबकी सीक्वेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेडिसिन इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बायो रीमेडिएशन में इसका यूज़ होता है, वैक्सीन डेवलपमेंट में यूज़ होता है, बीमारियों के अध्ययन में यूज़ होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग बार बार सीक्वेंसिंग का प्रोसेस जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी देखिए आया था, इवोल्यूशन से रिलेटेड है। किसके? यूनिवर्स के ओरिजिन से रिलेटेड है। कौन सी थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी, है ना। और इसको दिया था किसने? एबे लेमेटेयर ने दिया था। एबे लेमेटेयर ने दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। और बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भी लाइफ के फॉर्म्स होते हैं उसको लेके तमाम तरह की थ्योरी है। कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ जो होती है वो बायोजेनेटिकली प्रोड्यूस हुई है,
कुछ लोग कहते हैं कि जो लाइफ है वो बायोजेनेटिकली प्रोड्यूस हुई है, कुछ लोग केमिकल इवोल्यूशन की बात करते हैं, कुछ लोग दोनों बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ जो स्पोर है वो दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आया, तो थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया भी हमें नज़र आता है। ये इवोल्यूशन की थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी आ जाती है वो आती है बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस की थ्योरी जो आ जाती है। और बायोजेनेसिस मतलब क्या है, जो लाइफ था वो रॉ मटेरियल वगैरह से एरोज हुआ है, लेकिन इसको डिस्प्रूव कर दिया था किसने, लुइस पास्चर ने। और उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो दी थी क्या, बायोजेनेसिस की थ्योरी दी थी लुइस पास्चर ने, और वो एक्सपेरिमेंट को डिस्प्रूव कर दिया था। एक थ्योरी और आती है बहुत इंपॉर्टेंट और जो कि सर्वमान्य है, रिकैपिटुलेशन थ्योरी, जिसको हम लोग बायोजेनेटिक लॉ भी कहते हैं। ये क्या कहती है, ये बोलती है कि ओंटोजिनी रिपीट्स फाइलोजेनी। इसका क्या मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो है ना इज़ रिकैपिटुलेशन ऑफ एंसिस्ट्रल सीक्वेंस। जो जैसे पैदा हुआ है वो आगे भी उसी तरीके से होता रहेगा, और बस उसकी क्या करता है, पुनरावृत्ति करता है, ठीक है। तो रिकैपिटुलेशन थ्योरी है, जिसको हम लोग बायोजेनेटिक लॉ कहते हैं, ये दिया किसने था, हैकल ने दिया था। इज गिवन बाय हैकल। अच्छा, दे देना, कुछ भी दे देना और एक्सप्लेन कर देना, उसमें फ़र्क होता है। दिया तो ज़रूर हैकल ने था, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया था। तो एक्सप्लेन किसने किया था, एक्सप्लेन किया था वॉन बेयर ने इसको एक्सप्लेन किया था। तो इवोल्यूशन रिकैपिटुलेशन थ्योरी के बारे में आप कर लोगे, दो साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। आप नहीं हो तो इसको 10 सेकंड प्रीवियस करके फिर से देख लो मैंने आपसे क्या बोला। तो इवोल्यूशन डायनामिक होता है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, कोई भी चीज़ सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ती है, और कभी कभी कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ भी बढ़ती है ना। कह सकते हैं कि नॉन डायरेक्शनल प्रोसेस होता है, बहुत सारी थ्योरी से रिलेटेड है ना। स्टीलर डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर में मेज़र करते हैं। ये धरती फार्म हुई थी 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले, ये अर्थ फार्म हुआ था 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले। इस अर्थ पे लाइफ आया था 4 बिलियन ईयर अगो पहले, यानी कि अर्थ के फार्म होने के 500 मिलियन ईयर अगो तक कुछ नहीं था यहाँ पर, प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन थी यहाँ पे। नो एटमॉस्फेयर था वहाँ पे, वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, ये सब सरफेस पे कवर किया करते थे, कुछ नहीं था। मैं कह सकता हूँ आपसे कि जब जैसे जैसे बदलाव आया, 500 मिलियन ईयर तक कुछ नहीं था, 4.5 बिलियन ईयर को पहले अर्थ आ गया, लेकिन उसके 500 मिलियन ईयर अगो तक कुछ भी नहीं था। और ए सेलुलर फॉर्म्स यानी कि वायरस वगैरह आते आते बहुत टाइम लग गया, 3 बिलियन ईयर अगो फार्म हुए ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स वगैरह थे, यानी कि वायरस। प्रोकैरियोट्स को आते आते 2 बिलियन ईयर अगो हो गया, मतलब अब से लेके 2 बिलियन ईयर अगो पहले प्रोकैरियोट्स आए, मतलब सब फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ का ऑरिजिनेट हुआ 2 बिलियन ईयर अगो पहले। 1 बिलियन बराबर 1000 मिलियन, 2 बिलियन ईयर को पहले सेलुलर फॉर्म्स आए। बहुत सारे लोगों को मानना होता है कि जो लाइफ है रोज हुई धरती पे, वो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में ट्रांसफ़र कर दी गई, स्पोर जो है एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले आया, कोई पहुंचा दिया, कुछ भी ऐसा कुछ। थ्योरी ऑफ पेनस्पर्मिया कहते हैं, बहुत सारे लोग इस पर बिलीव करते हैं, बहुत सारे लोग इस पर बिलीव करते हैं, ठीक है। तो ए बायोजेनेसिस को हम लोग स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी भी कहते हैं, और बायोजेनेसिस थ्योरी को दिया था लुइस पास्चर ने। एक बात याद रखना, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट इन्होंने ही परफॉर्म किया था बायोजेनेसिस थ्योरी में, किसने, लुइस पास्चर ने। बच्चों देखो, त्यौहार फेस्टिवल्स वगैरह आपके तभी होंगे जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। मन नहीं कर रहा है तो भी सुनो मेरी बात को, मन नहीं कर रहा तो भी पढ़ना पड़ेगा, करना पड़ेगा। और जो जितना ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन को अवॉइड कर लेगा, अपने आप को उसमें बदल लेगा, उसी का नेचुरल सिलेक्शन होगा, ये फिक्स बात है। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर कुछ भी था अर्थ पे, उसको अपने लैब में बना दिया था एक साइंटिस्ट थे, 2 लोग मिलके, उनका नाम था स्टेनली मिलर और यूरे। पता लगाया कि आखिर धरती पे जीवन की उत्पत्ति हुई कैसे, ये मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड वगैरह बने कैसे हैं, एक्सपेरिमेंटली इसको किया था। लेकिन इस पे बेसिकली स्टेप वाइज थ्योरी जो दिया था वो ओपैरिन एंड हेल्डेन ने दिया था।
ओपेरिन एंड हेल्डेन, ठीक है, इन्होंने दोनों लोगों ने दिया था। याद रखिएगा जो हेल्डेन थे, हीरो फार्मूला याद रखिएगा, हीरो फार्मूला बड़ा फेमस फार्मूला है, हीरो, H फॉर हेल्डेन, E फॉर याद रखिएगा इंग्लैंड, ठीक है। हेल्डेन जो थे वो कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे। और R फॉर रसिया, O फॉर ओपेरिन, ओपेरिन जो थे वो कहाँ थे, रसिया के थे। तो हीरो फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इन लोगों ने थ्योरी दिया। ओपेरिन ने क्या कहा अपने थ्योरी में कि सबसे पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ, फिर बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ। पहले एटॉमिक स्टेट बने, फिर मॉलिक्यूलर स्टेट बने जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह बन गए, फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए, फिर कोएसरवेट बन गए, ये सब केमिकल एवोल्यूशन में आ गया। फिर आपका बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में सबसे पहले क्या बनेगा, DNA, RNA, वायरस वगैरह, न्यूक्लियो प्रोटीन वगैरह बनेगा। फिर वहाँ से प्रोकैरियोट जन्म लेंगे, मतलब फर्स्ट सेलुलर फॉर्म्स का जन्म होगा। फिर आएंगे, फिर आपका प्लांट, फिर साइनोबैक्टीरिया वगैरह आएंगे, ऑटोट्रॉपिज्म आएगा, प्लांट वगैरह आएंगे, फिर वहाँ से यूकैरियोट्स का जन्म होगा। तो इस तरीके से होता है, ये बात भी आप लोग हमेशा याद रखना, ठीक है। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वायरस जो होता है वो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, और जो स्टेनली मिलर का एक्सपेरिमेंट था उसमें 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, और जो गैसेस उन्होंने ली थी वो थी मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड वाटर वेपर। पक्का पूछेगा, याद रखना, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन गैस और वाटर वेपर, ये चीज़ें उन्होंने ली थी। किसने ली थी, स्टेनली मिलर ने। कब ली थी, 1953 में ली थी, एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे ये, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। तो इस तरीके से ये चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि जो अर्थ होता है वो 4000 साल पुराना है, मात्र 4000 साल पुराना है। और चार्ल्स डार्विन के जहाज़ का नाम था HMS बीगल। चार्ल्स डार्विन जो थे, है ना, उनके जहाज़ का क्या नाम था, HMS बीगल, ठीक है। गालापागोस आइलैंड ये घूमने गए थे, वहीं पर इन्होंने डार्विन फ्रेंचिस और आपका ऑस्ट्रेलियन मार्सिपल्स वगैरह पे जो है थ्योरी दी, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बातें की। लेमार्क ने जो थ्योरी दी थी वो क्या कहा था, उन्होंने 5 रीजन दिए थे इवोल्यूशन के। टेंडेंसी टू इंक्रीज इन साइज दिया था, कंटिन्यूस चेंजिंग इन्वायरमेंट दिया था, यूज़ एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन दिया था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर दिया था, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज दिया था। किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था, ठीक है। मैक्सिमम कोई भी फॉजिल अगर आप देख रहे हो, उसके पाए जाने के जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक में होते हैं, जो कि बीच में होता है, ठीक है, ये बात रखिएगा। और जो सबसे टॉप मोस्ट ऊपर का रॉक होता है वो होता है इग्निशियस, है ना, जो कि कैसे प्रोड्यूस होता है, वॉल्केनिक स्टॉर्म से प्रोड्यूस होता है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेलेस, डार्विन के साथ बहुत इन्फ्लुएंस थे डार्विन से, एक नेचुरलिस्ट थे। उन्होंने वर्क किया था मलाया आर्चिपिलागो। कहाँ वर्क किया था, मलाया आर्चिपिलागो जो लोकेशन थी वहाँ पर उन्होंने वर्क किया था। बिल्कुल डार्विन के सेम टाइम पे सेम लोकेशन पर उन्होंने काम किया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें की थी। उन्होंने क्या कहा था, ऑल द एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म्स, जितने भी एग्जिस्टिंग लाइफ हैं फॉर्म्स, शेयर सिमिलैरिटी एंड शेयर कॉमन एंसिस्टर, सबके एंसिस्टर जो हैं कॉमन है। याद रखिएगा, देयर हैज़ बिन ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सब कुछ धीमे धीमे बदला है, बहुत तेज़ी से नहीं। ये सब थ्योरी किसकी है, डार्विन की सब थ्योरी है, डार्विन ने ये सब बातें कर रहे हैं। जब हम भी पता लगाते हैं कि कौन सा जीव किस समय पाया जाता था, कौन सा प्लांट कौन से वक्त पाया जाता था, फॉसिल की स्टडी करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है। कई तरीके होते हैं पैलेंटियोलॉजिकल एविडेंस को फाइंड करने के, कार्बन डेटिंग, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ESR टेक्निक जो होती है, ये सब होती है, ठीक है। कार्बन 14 जो होता है उसका हाफ लाइफ जो होता है वो कितना होता है, 5730 साल, है ना, 5730 ईयर जो होता है उसका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। और डायनासोर जो है वो 65 मिलियन ईयर अगो पहले एक्सटिंक्ट हो गए। सबसे बड़ा जो सबसे हाइटेड जो आपको मूवी वगैरह में दिखाते हैं, ये सच्चाई नहीं होती है कि एक बिल्डिंग कितने बड़े बड़े डायनासोर बना देते हैं, नहीं। डायनासोर बस आपका जो हाइट है उससे 3 गुना होते थे बस। 20 फीट का सबसे मैक्सिमम डायनासोर जो होता था वो 20 फीट का था, ठीक है, 20 फीट का था। अब जो लोग ये वीडियो 5 फुटिया लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनके 4 गुना, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, 4 गुना आपसे, 3 गुना, 4 गुना। और उसका नाम क्या था, सबसे हाइटेड डायनासोर का नाम था ट्रायनासोरस रैक्स, सबसे हाइटेड था, 20 फीट का हुआ करता था, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग रिवीजन, इसका सेकंड पार्ट अब जस्ट इसके बाद आएगा सेकंड पार्ट। तो आप लोग इंतज़ार करना, सारे वॉल्यूम सुनते रहना, बने रहना साथ में। A+ द्रोण इंस्टीट्यूट आपके लिए ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। 11 सितंबर तक पूरे वीडियोज़ आएंगे, तब तक बने रहो। थैंक यू सो मच।